दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 जुलाई 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़। बिहार में मुखिया को संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन बहुत से मुखिया ऐसे हैं जो संपत्ति का ब्यौरा सही नहीं देते हैं। इससे उन्हें सरकारी पैसों को लूटने में आसानी होती है। सरकार अब इन मुखिया पर शिकंजा कसने जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के सभी मुखिया को अपनी संपत्ति का सही ब्यौरा देना अनिवार्य होगा। हर साल अपने चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा जिले के डीएम को देना होगा और जिसकी जानकारी जिले के वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाएगा, जिसे सभी लोग देख सकते हैं। बिहार सरकार ने यह फैसला ग्राम पंचायत में चल रहे भ्रष्टाचार के मद्देनजर लिया है। इससे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार रुकेगी, क्योंकि आज के समय में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा गांव के विकास के लिए सीधा मुखिया के पास पैसा आता है। अगर कोई मुखिया अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बिहार में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। संक्रमितों की संख्या 12,000 को पार पहुंच गई है। संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में संक्रमण अप्रत्याशित रूप से बढ़ चुका है। सरकार को कोई चिंता नहीं है, न ही जांच की न ही इलाज की। पूरा मंत्रिमंडल, प्रशासन और सरकार चुनावी तैयारियों में व्यस्त है। सरकार आंकड़े छिपा रही है। अगर सरकार नहीं संभलती है तो फिर अगस्त सितंबर तक स्थिति और विस्फोट हो सकती है। 1 जून को संक्रमित लोगों की संख्या 9,988 थी, जो आज 8 जून को 12,000 को पार पहुंच गई है। 7 दिन में 2500 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार में मंगलवार को 385 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमण की संख्या बढ़कर 12,525 हो गई है। मंगलवार को अरवल में 2, अररिया में 3, बांका में 11, भागलपुर में 27, भोजपुर में 7, बक्सर में 4, दरभंगा में 1, पूर्वी चंपारण में 11, गया में 30, गोपालगंज में 3, जमुई में 2, जहानाबाद में 8, कैमूर में 1, कटिहार में 24, खगड़िया में 2, किशनगंज में 8, लखीसराय में 5, मधेपुरा में 2, मधुबनी में 25, मुंगेर में 30, मुजफ्फरपुर में 15, नालंदा में 2, नवादा में 7, पटना में 56, पूर्णिया में 4, रोहतास में 2, सहरसा में 3, समस्तीपुर में 8 और सारण में 14, शेखपुरा में 10, सीतामढ़ी में 13, सीवान में 19, सुपौल में 21, वैशाली में 2 और पश्चिमी चंपारण में 3 नए संक्रमित मरीज की पहचान की गई है। भागलपुर में लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद होने के बाद वहां के कुछ बच्चों के कूड़ा बीनकर पेट भरने की खबर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय और बिहार सरकार को नोटिस भेजा है। जी हां, गौरतलब है कि संक्रमण के कहर से बच्चों को बचाने के लिए देश के तमाम राज्यों की तरह बिहार सरकार ने भी सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। भागलपुर के स्कूलों को भी बंद कर दिए गए हैं। स्कूलों के बंद होने के साथ बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील का वितरण भी बंद हो गया है। इससे उन बच्चों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है जो मिड डे मील की ही आस में स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते थे। जब इन बच्चों से अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो इन्होंने जिंदा रहने के लिए कूड़ा बेचना शुरू कर दिया। जी हाँ, अब ये बच्चे रोजाना कूड़े से प्लास्टिक बीनते हैं और उसको बेचकर जो 10-20 रुपए आते हैं उससे वो अपना पेट भरते हैं। बिहार के मध्याह्न भोजन पाने वाले कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के खाते में अब 358 रुपए नगद और 8 किलोग्राम खाद्यान्न मिलेगा, यानी कि 8 किलोग्राम चावल मिलेगा। इसके साथ ही कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के खाते में प्रति विद्यार्थी अब 536 रुपए और 12 किलोग्राम चावल दिया जाएगा। यह व्यवस्था मई, जून और जुलाई के लिए है। मध्याह्न भोजन निदेशक कुमार रामानुज ने इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारियों, कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं मध्याह्न भोजन के नोडल अफसरों को सोमवार को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। आधिकारिक पत्र में साफ कहा गया है कि मध्याह्न भोजन की राशि विद्यालय शिक्षा समिति की तरफ से बच्चों के खाते में और खाद्यान्न स्कूल में अभिभावकों को दी जाएगी। नेपाल ने भारत को धमकी दी है कि तटबंध हटा लें, नहीं तो तोड़ देंगे, जिससे बिहार की चिंता बढ़ गई है। जी हां, नेपाल ने भारत को धमकी दी है कि वह अगर तटबंध नहीं हटाता है तो उसे वो तोड़ देंगे। इससे अब बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल के रोहतक जिला प्रशासन ने बंजर जहां के पास भारतीय सीमा में नो मैंस लैंड से सटे हुए लाल बकैया नदी के तटबंध के एक हिस्से को हटाने की धमकी देते हुए कहा कि हटाएं, अन्यथा इसे तोड़ दिया जाएगा। नेपाल ने दावा किया है कि बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने 2 मीटर चौड़ा और 200 मीटर लंबा तटबंध नो मैंस लैंड को अतिक्रमित करके बनाया है। चेतावनी देते हुए नेपाल ने कहा है कि अगर इसे हटाया नहीं गया तो इसे तोड़ दिया जाएगा और इसे हम हटा देंगे। इससे अब खतरा इस बात का है कि बरसात के इस मौसम में अगर नेपाल से सटे तटबंध को हटाया गया तो इलाके के लोगों को बाढ़ से जान माल का भारी नुकसान हो सकता है।
और ये नुकसान सबसे ज्यादा बिहार को उठाना पड़ सकता है। अब पेट्रोल से ज्यादा कीमत डीजल की बढ़ रही है क्योंकि तेल आज फिर महंगा हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 7 दिनों से नहीं बढ़े थे, लेकिन आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल को छोड़कर सिर्फ डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। डीजल आज 25 पैसे महंगा हो गया है। पिछले 21 दिन तक लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ था। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने सभी वृद्ध लोग जिनकी आयु 60 से 79 वर्ष की है उन्हें राज्य सरकार 400 रुपया प्रति माह पेंशन भत्ते के रूप में देगी, और जिनकी उम्र 80 वर्ष या फिर इससे अधिक है उन्हें 500 रुपया प्रति माह बिहार मुख्यमंत्री बुढ़ापा यानी कि वृद्धाजन पेंशन योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। सभी पात्र वृद्ध लोग SSPMIS.in वेबसाइट पर जाकर वृद्ध पेंशन योजना का ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। हालांकि ये योजना बहुत पहले से ही चली आ रही है और बहुत से वृद्धजन इस योजना का लाभ ले रहे हैं। इस सरकारी योजना के अंतर्गत सभी जाति धर्म किसी भी वर्ग का कोई भी बुरा व्यक्ति पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। अगर आप भी इस योजना का पात्र हैं तो बताए गए वेबसाइट पर जाकर के पंजीकरण करा सकते हैं। और कहते हैं आफत आती है तो चारों तरफ आती है। बिहार में संक्रमण का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। वही वज्रपात से अब तक 200 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जी हां, और अब नेपाल सरकार के गृह मंत्रालय ने बिहार को बाढ़ को लेकर एक पत्र लिखकर आगाह कर दिया है। इस पत्र में बिहार वासियों को आगाह करते हुए कहा है कि मौसम विभाग की सूचना के अनुसार नेपाल में मानसून सक्रिय है। लगातार भारी बारिश की वजह से नदियों के जलस्तर में वृद्धि होती जा रही है। ऐसे में 10 जुलाई से 15 जुलाई तक बाढ़ आने की संभावना है, जिससे बिहार की सीमावर्ती जिला प्रभावित हो सकता है। इस सूचना के बाद बिहार के प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। किशनगंज शहरी क्षेत्र में संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए 72 घंटे के लॉकडाउन लगाया गया है। यह लॉकडाउन मंगलवार सुबह 7 बजे से 72 घंटे के लिए प्रभावी रहेगा। डीएम आदित्य प्रकाश ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। डीएम ने बताया कि शहरी क्षेत्र में खासकर भीड़ भाड़ वाला इलाका जहां संक्रमण फैलने की आशंका है वैसे जगहों को चिन्हित किया गया है। शहर के डे मार्केट, चूरीपट्टी, सौदागर पट्टी, रुईधासा, खगरा आदि जगहों पर लॉकडाउन पूरी तरीके से प्रभावी रहेगा। यहाँ 72 घंटे के लिए सभी दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ आवश्यक सेवाओं, दवा, दूध, फल, सब्जी, राशन की दुकानें खुली रहेगी। डीएम ने कहा है कि सार्वजनिक परिवहन खुला रहेगा, लेकिन चालक की यह जिम्मेवारी होगी कि गाड़ी में बैठे सभी लोग मास्क पहने रहें। बदलो बिहार बनाओ बेहतर, इस स्लोगन के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आज फिर से तीसरे मोर्चे के चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। इसके तहत वह विभिन्न जिलों की यात्रा करेंगे। शुरुआत पटना के गांधी मैदान के पास लोक जननायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिभा स्थल को होगी और उनका काफिला शहीद स्मारक जाएगा, जहां से निकलकर वे जहानाबाद जाएंगे। इसके बाद वे गया रवाना हो जाएंगे। जहानाबाद के बाद वे बोधगया, मदनपुर, सासाराम, भभुआ, बक्सर, भोजपुर, शाहपुर, छपरा, गोपालगंज, सीवान, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर जिला भी जाएंगे। पहले चरण का कार्यक्रम 15 जुलाई तक चलेगा। इसके तहत वे कई जगहों पर जनसंवाद रैली को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते तीसरे मोर्चे का ऐलान करने के साथ यशवंत सिन्हा ने घोषणा की थी कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में वे बदलो बिहार बनाओ बेहतर बिहार के नारे के साथ लोगों के बीच जाएंगे। बिहार बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट 2020-22 सत्र में नामांकन के लिए आवेदन आज यानी कि 8 जुलाई से शुरू होगा। आवेदन करने में विद्यार्थी को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए बोर्ड दिशा निर्देश पहले ही जारी कर चुका है। नामांकन के लिए कॉलेज और स्कूल वाइज सभी संकायों की सीटें पहले ही जारी कर दी जा चुकी है। इसके अलावा बोर्ड ने 2019 के प्रथम, द्वितीय और तृतीय मेगा सूची भी जारी की है, जिसकी मदद से छात्र अपने अंक के अनुसार कॉलेज या फिर स्कूल का चयन कर सकते हैं। बिहार के दरभंगा जिले के लोगों के लिए बड़ी खबर है। जी हां, केंद्र सरकार के अनुसार दरभंगा में एयरपोर्ट में चल रहा काम 2-3 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा को यह आश्वासन दिया है कि एयरपोर्ट से किसी साल अक्टूबर से उड़ान शुरू हो सकती है। गौरतलब है कि संजय झा ने आज दिल्ली में हरदीप सिंह पुरी से इसी विषय को लेकर मुलाकात करने पहुंचे थे। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष अवधेश नारायण सिंह के संक्रमण पॉजिटिव होने के बाद जदयू के एमएलसी गुलाम गौस और उनकी पत्नी पॉजिटिव पाए गए हैं। गुलाम गौस और उनकी पत्नी का सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यही नहीं, आरजेडी के नेता मेहताब आलम की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिन्होंने होटल पाटलिपुत्र में आइसोलेट किया गया है। मेहताब आरजेडी पटना महानगर के अध्यक्ष हैं। इनका संपर्क भी राजद के बड़े नेताओं से रहा है। वह 28 जून को एक पूर्व एमएलसी की बेटी की शादी में गए थे। उसी शादी समारोह में शामिल होने वाले पटना सिटी की एक वार्ड परिषद पहले ही
पॉजिटिव आ चुके हैं। कार्यकारी सभापति ने हाल ही में 9 एमएलसी को शपथ दिलाई थी। सूत्रों का कहना है कि हो सकता है कि इनके संपर्क में आने से गुलाम गौस संक्रमित पॉजिटिव पाए गए हैं। जिन एमएलसी को शपथ दिलाई गई थी उनमें ज्यादातर का सैंपल लिया गया था। सभी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। वैसे गुलाम गौस का कहना है कि दूरी बनाकर शपथ दिलाई गई थी। पीएमसीएच और एनएमसीएच की एक डॉक्टर समेत 63 नए मरीज संक्रमित पाए गए हैं। बिहार में राज्य सरकार ने मास्क पहनकर बाहर नहीं निकलने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे में कार्रवाई करते हुए 1139 लोगों से जुर्माना वसूला है। बिहार में मास्क का इस्तेमाल सब करें, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सघन जांच हो रही है। सभी जिलों के जिलाधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। मास्क नहीं पहनने वालों से महज 24 घंटे में 56,950 रुपये वसूले गए हैं। वहीं पटना डीएम के निर्देश पर ढावा डल आज भी छापेमारी अभियान चलाया है और कई जगहों पर कार्रवाई हुई। कल 501 दुकानों की जांच, 93 को नोटिस और 50 दुकानों को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। अब तक कुल 1290 दुकानों की जांच, 245 को नोटिस तथा 141 दुकानों को 3 दिनों के लिए बंद किया गया है। जिलाधिकारी कुमार रवि ने छापेमारी अभियान को तेज करने के लिए और मानव संचालन प्रक्रिया का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। बिहार के हाई स्कूल में शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले लोगों को बहुत जल्द अच्छी खबर मिल सकती है, क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग राज्य में जिलेवार तरीकों से पदों का आकलन कर रहा है। बहुत जल्द भर्ती के लिए नोटिस जारी किया जा सकता है। खबर के मुताबिक जुलाई से ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 33,916 माध्यमिक शिक्षकों पद की स्वीकृति पहले ही कैबिनेट से ले ली थी। इसकी तैयारी जोरों से चल रही है। टीचर बनने की चाहत रखने वाले लोग इस पर नजर बनाए रखें। मिली जानकारी के अनुसार बिहार शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि विधानसभा चुनाव से पहले बहाली के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन विभिन्न नियोजन इकाइयों से लिया जाए। देश में निजी ट्रेनें शुरू होने के बाद यात्रियों को एयरलाइनों की तर्ज पर पसंदीदा सीटों, सामान और ट्रेन पर अन्य सेवाओं के लिए भुगतान करना पड़ सकता है। यह शुल्क रेलवे के साथ साझा की जाने वाली सकल आमदनी का हिस्सा होगा। रेलवे ने हाल ही में रेक्टर फॉर क्वालिफिकेशन जारी किया है, जिसमें निजी कंपनियों को रेलवे नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों का संचालन करने के लिए आमंत्रित किया है। अधिकारियों का कहना है कि इन सेवाओं के लिए यात्रियों से शुल्क लिया जाए अथवा नहीं, इसका फैसला निजी संचालक ही करेंगे। कुछ दिन पहले सरकार ने रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ाने का ऐलान किया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्राइवेट कंपनियां जो ट्रेनें चलाएगी उसका किराया कौन तय करेगा। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे प्राइवेट कंपनियों को किराया तय करने का अधिकार दे सकती है। भारतीय रेलवे ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल के जरिए 100 रूट्स पर 151 ट्रेनें चलाने की मंजूरी दी है। लाइव मिंट के मुताबिक इन कंपनियों की तरफ से चलाई जाने वाली ट्रेन की बुकिंग रेलवे मैनेजमेंट रिजर्वेशन सिस्टम के जरिए ही होगा। नेशनल ट्रांसपोर्ट की तरफ से जारी प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम डॉक्यूमेंट के मुताबिक एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाएगा जिसमें टिकट बुकिंग से होने वाले आमदनी को एस्क्रो अकाउंट में रखा जाएगा, यानी कि निजी कंपनी के मालिक को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 750 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार सरकार एक नहीं बल्कि अनेकों तरह के लाभ लाए हैं, जिससे नियोजित शिक्षकों को लाभ ही लाभ होने वाला है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ के लाभ भी देगी। ईपीएफ से नियोजित शिक्षकों को एक बड़ा लाभ मिलेगा जो उनके भविष्य के लिए काफी अच्छा और बेहतर होगा। आपको बता दें कि लॉकडाउन से ही नियोजित शिक्षकों का कई तरीके से मांगों को लेकर हड़ताल चल रहा था, जो अब पूरा हो चुका है, यानी कि सरकार ने उनकी सभी मांगों को मान लिया है, जिसका उन्हें अच्छा लाभ मिल रहा है। बिहार में मानसून सक्रिय होने के बाद से लगातार बारिश हो रही है। बिहार में बुधवार की सुबह से ही कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटे के लिए इसको लेकर पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार तेज गरज के साथ बारिश होती रहेगी। दरअसल ट्रफ लाइन झारखंड और बिहार के सटे इलाकों से गुजर रही है। इससे मानसून के अभी लगातार सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने पटना, जहानाबाद, नवादा, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, सीवान, छपरा, बांका के लिए दोपहर 1 बजे तक अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में गरज के साथ तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने चुनावी अभियान का बिगुल फूंक दिया है। वहीं महागठबंधन में अभी तक सहयोगी दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी महागठबंधन की समन्वय समिति बनाने के मुद्दे पर आरजेडी के साथ आर पार की लड़ाई के मोड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने तीसरी बार अल्टीमेट दे दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि 10 जुलाई को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में महागठबंधन में रहने या फिर न रहने को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है। बिहार कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि नेता हो या फिर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार महागठबंधन में दल मिलकर बैठकर तय करेंगे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बिहार के लोग वर्तमान सरकार से नाखुश हैं और विकल्प की तलाश कर रहे हैं। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नेता या फिर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर महागठबंधन में कोई भी विवाद नहीं है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगले 1 महीने के अंदर महागठबंधन में सीटों से लेकर नेता तक सब स्पष्ट हो जाएगा। महागठबंधन में शामिल दलों में से कोई भी दल नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता या फिर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार महागठबंधन में शामिल दल मिलकर बैठकर तय करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी दबे अंदाज में स्वीकार किया है कि जो भी बड़ा दल होगा उसी का नेता होगा। इसमें कई अंतर विरोध नहीं है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज़? जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।